सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 3 जजों की बेंच का गठन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह न्यायिक व्यवस्था की गहराई, संतुलन और विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर जब बात रियल मनी गेमिंग जैसे संवेदनशील और आर्थिक रूप से बड़े सेक्टर की आती है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मामले को किस स्तर की बेंच सुन रही है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आखिर 3 जजों की बेंच क्यों बनाती है और आरएमजी बैन जैसे मामलों में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग प्रकार की बेंच होती है। सामान्य मामलों की सुनवाई आमतौर पर 2 जजों की बेंच करती है, जिसे डिवीजन बेंच कहा जाता है। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा जटिल या महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया जाता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि बड़े और प्रभावशाली मामलों में अधिक गहराई से विचार किया जा सके। तो अब सवाल आता है कि आरएमजी बैन जैसे मामलों में 3 जजों की बेंच क्यों बनाई गई है। तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न, यानी कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आरएमजी से जुड़े मामलों में कई ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जो सीधे तौर पर संवैधानिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या रियल मनी गेम स्किल बेस्ड गेम है या गैम्बलिंग है। अगर यह स्किल बेस्ड है तो क्या इसे आर्टिकल 91G के तहत व्यापार की स्वतंत्रता मिलेगी, और अगर सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है तो क्या यह आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन तो नहीं कर रही। यह सभी प्रश्न इतने गंभीर हैं कि इन पर 2 जजों की बजाय 3 जजों की बेंच द्वारा विचार करना ज्यादा उचित माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स के फैसलों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल सामने आता है। जब आज तक किसी भी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि स्किल बेस्ड गेम्स इलीगल हैं, तो फिर इन पर बैन या स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन कैसे सही ठहराया जा सकता है। यही आज का सबसे बड़ा कानूनी और संवैधानिक सवाल है और इसी पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है। सबसे पहले एक बुनियादी बात साफ कर लें। भारत की न्यायपालिका ने बार बार यह सिद्धांत स्थापित किया है कि अगर किसी गेम में स्किल का प्रीडोमिनेंस यानी कि प्रमुख भूमिका है तो उसे गैम्बलिंग नहीं माना जाएगा। यानी कानून की नजर में स्किल गेम्स को एक वैध आर्थिक गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आते हैं हाई कोर्ट्स पर। मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट तीनों ने अलग अलग मामलों में यही कहा है कि स्किल बेस्ड गेम्स पर ब्लैंकेट बैन लगाना सही नहीं है। इन कोर्ट्स ने यह भी माना कि अगर कोई गतिविधि स्किल पर आधारित है तो उसे सीधे सीधे गैम्बलिंग बताकर क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ कोर्ट्स कह रहे हैं कि स्किल गेम्स लीगल है, दूसरी तरफ राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि इन गेम्स से एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस और पब्लिक हार्म हो रहा है, इसलिए इन्हें रिस्ट्रिक्ट या बैन करना जरूरी है। यही आर्गुमेंट लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट जैसे राज्य कानून लेकर आ चुके हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब सवाल उठता है कि क्या सरकार सिर्फ पब्लिक हार्म का हवाला देकर किसी लीगल एक्टिविटी को भी बंद कर सकती है। यहीं पर संविधान बीच में आता है। आर्टिकल 19(1)G हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह कोई भी वैध व्यापार या पेशा कर सकता है। अगर स्किल बेस्ड गेमिंग एक वैध गतिविधि है तो उस पर पूरी तरीके से बैन लगाना सीधे सीधे उसके मौलिक अधिकार पर हमला माना जा सकता है। हाँ, आर्टिकल 19(6) सरकार को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की अनुमति देता है किसी भी व्यापार पर, लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्लैंकेट बैन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा जा सकता है। ध्यान से समझना कि क्या ब्लैंकेट बैन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा जा सकता है, और अगर नहीं तो क्या संसद को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 बनाने का अधिकार था, जिसमें रियल मनी ऑनलाइन गेम्स, उनसे जुड़ी बैंकिंग सेवाओं
और विज्ञापनों पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि ब्लैंकेट बैन। और बिल्कुल यही वह जगह है जहां कोर्ट्स और गवर्नमेंट आमने सामने खड़े नजर आते हैं। और इसी कारण कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाई है, क्योंकि यह सिर्फ एक इंडस्ट्री का मामला नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का सवाल है। एक तरफ है व्यापार की स्वतंत्रता, यानी कि बिजनेस फ्रीडम, और दूसरी तरफ है सरकार की जिम्मेदारी, यानी कि पब्लिक प्रोटेक्शन। अगर कोर्ट पूरी तरीके से स्किल गेम्स के पक्ष में जाता है तो राज्यों की रेगुलेटरी पावर कमजोर हो सकती है, और अगर कोर्ट राज्यों यानी कि सरकार के बैन को सही ठहराता है तो यह एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है, जहां आने वाले समय में सरकार किसी भी लीगल बिजनेस को पब्लिक हार्म कहकर बंद कर सकती है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है, इसका असर फिनटेक, स्टॉक ट्रेडिंग ऐप और दूसरे खेलों पर भी पड़ सकता है। यहां तक कि भविष्य में कभी ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ सकता है, और इसी कारण से यह पूरा का पूरा मसला इतना महत्वपूर्ण है। और यही कारण था कि सरकार को अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे मामलों को एक जगह सुप्रीम कोर्ट में समेटने की जरूरत महसूस हुई। यदि अलग अलग हाई कोर्ट्स लगातार सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या नियमों को कहीं निरस्त करते तो इससे सरकार की नीतियों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला ले जाकर सरकार यह चाहती है कि एक बार में इस पूरे मुद्दे पर अंतिम मोहर लग जाए, चाहे वह उसके पक्ष में हो या उसके खिलाफ। यह एक तरह से अपनी नीति को संवैधानिक वैधता दिलाने का प्रयास भी है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आगे क्या होगा। तो देखिए, जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक मिडिल पाथ निकालने की कोशिश करेगा, यानी कि बीच का रास्ता। स्किल गेम्स को लीगल माना जाएगा, लेकिन उनके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जैसे कि एज रिस्ट्रिक्शन, स्पेंडिंग लिमिट्स, ट्रांसपेरेंसी रूल्स, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग और गाइडलाइंस। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का असली सवाल गेमिंग नहीं बल्कि फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल का है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर अंतिम फैसला नहीं दे देता तब तक यह बहस जारी रहेगी, कानून में भी और समाज में भी। आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आप इस पूरे मसले को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।